गुड मॉर्निंग नागपुर, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बात यह है कि रोज आपसे रूबरू होते हैं हम और बात करते हैं। शब्दों से हम खेलते हैं, शब्दों से हम प्यार करते हैं और खासकर जब बात हमारी होती है तो बिना शब्दों के हम जी नहीं सकते। और आज जो शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में है वो बस शब्दों से ही खेलती है, शब्दों से प्यार करती है या शब्दों से इश्क करती है, कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप हैं हमारे शहर के जाने माने शायर समीर कबीर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। शुक्रिया। सर, आप शायर हैं। सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि शायरी आपका पेशा है या फिर ऐसे ही शौकियाना शायरी आप करते हैं? पूरी तरह शौकियाना भी नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे जो बैकग्राउंड मिला मेरे फादर का, शाहिद कबीर साहब, तो मैं उनका सबसे छोटा बेटा होने की वजह से उनके साथ मैं काफी वक्त गुजारता था। यानी जब वो मुशायरों में जाते थे या जगजीत जी के साथ रिकॉर्डिंग में या कोई एल्बम की सिटिंग में जाते थे तो मैं साथ में रहता था। तो रहते रहते मुझे ये कहेंगे कि इसका शौक मुझे लगा, लेकिन ये शौक इस जुनून तक के है कि जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता। और धीरे धीरे अभी ऐसा वक्त आ गया है कि ये प्रोफेशन में कन्वर्ट होते जा रहा है। जैसे ये प्रोफेशन बन रहा है आपका। पहले शुरू में कहा जाता था ना कि भैया लिखना, पढ़ना, नाचना, गाना ये प्रोफेशन नहीं होते, उसके अलावा किसी सफेद पोश जो काम होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। तो खैर, इस ओर आपकी रुचि आपके पिताजी के कारण हुई। जी। आपके पिताजी के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हमारे पिताजी को विदर्भ में जदीद शायरी का बानी कहा जाता है। जदीद शायरी मीन्स एक क्लास ऑफ पोएट्री है, मॉडर्न पोएट्री की जो बुनियाद विदर्भ रीजन में डाली है वो शाहिद कबीर ने डाली है। वरना इसके पहले जो शायरी होती थी तो इसमें गुल, बुलबुल, सैयाद, इमेजिनरी वर्ल्ड में शायरी होती थी। मिलना, बिछड़ना, शराब, ये सब मौजू होता था। लेकिन 1962 में एक मूवमेंट आया जो दिल्ली से उठा, जिसमें फैज अहमद फैज, अली सरदार जाफरी और निदा फाजली, शहरियार, बशीर बद्र जैसे नाम सामने आए और उन्होंने शायरी की जो एक नई क्लास ओपन की, जिसको हम मॉडर्न पोएट्री के नाम से जानते हैं उर्दू अदब में। तो इस मॉडर्न पोएट्री को शाहिद कबीर ने दिल्ली से नागपुर लेके आया था। तो विदर्भ में वो जदीद शायरी का पहला शायर कहलाते थे। जी, इसमें क्या होता है? जैसे बाकी इसमें इश्क होता है, हाँ, होता है, बुलबुल होती है, ये जो शायरी है, वैसे तो लफ्ज जो गजल है उसके लफ्जी मायने है कि औरतों से बातचीत है, मोहब्बत की बातचीत, उसके बगैर गजल नामुकम्मल सी है। जी। लेकिन गजल के अंदर अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं, जिसने इंसान के दर्द को पहचाना है, बेरोजगारी को पहचाना है, उसके अंदर जो पॉलिटिकल चीजें है, सियासत है, उसको भी पहचाना है। तो ये भी एलिमेंट गजल में आने लगे। पहले ये एलिमेंट गजल के अंदर नहीं थे, गजल के ये असबाब नहीं थे, गजल के ये अनासिर नहीं थे। बता रहा हूँ कि जब मैं तो उस वक्त शायद बहुत छोटा होऊंगा या नहीं भी होऊंगा, जो हमारे वालिद साहब के साथ थे जो शायर, वो बताते हैं कि नागपुर में मुशायरा था और जो पुराने रिवायती तर्ज के शायर थे, बड़े बड़े शायर बैठे थे और वहां पे तुम्हारे वालिद स्टेज पे आते हैं जो कि बिल्कुल शहजादे की जैसी दिखते थे। क्या बात है। और एक नया लहजा उन्होंने वहां पे एक गजल पेश की थी कि जमी पे चल न सका आसमान से भी गया, जमी पे चल न सका आसमान से भी गया, कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत और इसका दूसरा शेर ये था कि तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश, मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। तो ये जो अल्फाज थे शायरी के अंदर, अल्फाज तो वो सब पुराने ही थे, लोग इसके पहले भी यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जो इसका मफहूम, जो मीनिंग निकल के आ रही थी, ये लोगों के लिए बिल्कुल नया था। इसके अंदर कोई बुलबुल नहीं था, सैयाद नहीं था, शराब नहीं था। और यहाँ से एक नए तर्ज की शायरी विदर्भ रीजन में स्टार्ट हुई, जिसको मॉडर्न पोएट्री कहते हैं। दिल्ली में तो स्टार्ट हो चुकी थी 1962 में, लेकिन ये विदर्भ के लिए बिल्कुल नया लहजा था। और अब तो बिल्कुल संज्ञाओं पर, हाँ, अब तो उसके बाद भी ये भी तो तीसरी क्लास चल रही है। जैसे हम जदीद कहते हैं, उसके बाद माबाद जदीदियत आई है और अब तो कंटेम्परेरी पोएट्री चल रही है। जी हाँ, असरी अदब जी बिल्कुल। तो इसमें माँ पर आ जाती है, फिर भाइयों पर आ जाती है, बहनों पर आ जाती है, सब चीजें, सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है कि ये शायरी ने अपना दायरा छोड़ के आगे बढ़ी अपने उन्वान का, तो ये बेहतर है या नहीं है? देखिए, गजल जो है वो तो 13वीं-14वीं सदी में ईरान से आई। जब वो ईरान से आई तो उसके अंदर फारसी रंग थे, पर्शियन के अल्फाज थे। लेकिन उर्दू शायरी की, अगर उर्दू जबान की आबरू किसी को कहा जाए तो वो गजल लिपि है। गजल जो लिखना है वो उर्दू शायरी की आबरू है। इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट ये है
कि गजल के अंदर बहुत सारे अल्फाज दाखिल हुए हैं, जैसे सजन, साजन, जिसको हिंदी वाले कहते हैं हमारा है, लेकिन उर्दू ने भी उसको अपनाया है। तो इससे गजल का दायरा महदूद नहीं हुआ बल्कि बड़ा है। जी। और जो एलिमेंट गजल ने ली है, उसको अपनाई है, वो ऐसा महसूस होने लगता है कि ये इसी जबान का है और इसी की ओरिजिन है। तो इसमें ना उर्दू को कोई नुकसान है, बल्कि इसका जो कैनवास है और ज्यादा बड़ा हो रहा है और ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। बस एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जो मैं पहले भी कहता हूं और अब भी कहता हूं, कि चाहे वो हिंदी का कवि हो या उर्दू का कवि हो, गजलों के अंदर इतने भारी अल्फाज का इस्तेमाल ना करे कि उर्दू वालों को डिक्शनरी देखना पड़े, या हिंदी वाले इतने भारी अल्फाज का इस्तेमाल ना करे कि उनको डिक्शनरी देखना पड़े। बात ऐसी होना चाहिए कि लफ्ज आसान होना चाहिए, लेकिन मायने उसकी भारी होना चाहिए, एक दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। जी बिल्कुल। चलिए यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल, एक आपकी पसंद का हम गाना सुन लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं। जी, मेरी पसंद का तो मैं मखदूम साहब की गजल कहूंगा, फिर चिड़ी मखदूम रात मोइनुद्दीन। बाद फूल हाँ की। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनवाते हैं हम आपको बाजार फिल्म की जी, गजल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तलत अजीज साहब ने गाई तलत है। अजीज साहब ने गाया, और मखदूम साहब ने लिखा। बिल्कुल सुनाते हैं आपको। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की, रात फूलों की, शाम फूलों की, रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का। आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में। रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं। मिल रही है हयात फूलों के, मिल रही है हयात फूलों के।
फिर छिड़ी रात बात फूलों की। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की। छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। सर मुझे ये बताइए कि आजकल गजलें अन्य भाषाओं में भी लिखी जाने लगी। जी। मराठी गजल और तो और कई प्रांतों में भी गजल लिखी जा रही है, पंजाबी में भी लिखी जा रही जी है। बिल्कुल बताइए। तो ये उर्दू की गजल से ये कहीं मेल खाती है या उसको बराबर न्याय देती है ये गजलें? मेल तो खाती है। अब न्याय देना नहीं देना तो वो तो लिखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोच के लिख रहा है। ऐसा नहीं कि जो बंदा उर्दू की गजल लिख रहा है तो वो सारी गजल बहुत अच्छी हो। कुछ ऐसे शायर भी है जिनको शायरी नहीं आती लेकिन फिर भी गजल लिखे जा रहे हैं। तो क्या लिख रहा है, और लिखने से पहले मेरे हिसाब से तो आपने अगर 100% स्टडी की है तो 20% लिखिए। इतना मुताल्ला होना चाहिए, आपको इतना स्टडी होना चाहिए। आपने फैज पढ़ना चाहिए, गालिब पढ़ना चाहिए, मीर पढ़ना चाहिए, दाग पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर कलम उठाने की हिम्मत करना चाहिए। जी। क्योंकि मैं अपने फादर की पुरानी डायरीज पढ़ता हूँ तो कहते हैं कि मुझे 7वीं 8वीं जब जमात में था मैं, तो मुझे गालिब पूरा जबानी याद था, मीर याद थे, फैज की पूरी गजलें मेरे को याद थी। जी। और वो उन्होंने शायरी शुरू की है ग्रेजुएशन के बाद। बिल्कुल। तो इतना जब आपकी स्टडी होगी तो फिर आप अच्छे ही लिखेंगे, लिखेंगे, अच्छी तरह अच्छे लिखेंगे, मंज जाते मन हैं। जा गया। जी बिल्कुल। बहुत जल्दी कोशिश नहीं करना चाहिए कागज कलम उठाने की। बिल्कुल। तो हम यदि शब्दों के साथ रहते हैं, बड़े बड़े शायरों के साथ रहते हैं या फिर उनकी महफिलों में जाते हैं, पर आपके घर में तो खुद ही बड़ी महफिल थी। जी। तो कैसा महसूस किया आपने बचपन से इन शब्दों के साथ, इन बड़े बड़े शायरों के साथ, इस वातावरण में, इस खुशबू में? मैं जी हाँ, ये इस जानना खुशबू में ही कह सकते हैं। क्योंकि अगर मैं तो बहुत छोटा था जब हमारे घर में शहरियार साहब आते थे, अच्छा। निदा फाजली साहब आते थे, बशीर बदर साहब आते थे। यानी नागपुर में जो भी बड़ा शायर आता था वो हमारे फादर से मिले बगैर या उनसे नहीं मुलाकात जाता था। जी, नहीं जाता था। तब तो मैं एक छोटा बच्चा था, लेकिन इनके साथ बैठना, इनकी गुफ्तगू को, इनकी बातचीत को सुनना, ये सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता था। हाँ, किससे भी बड़े किससे भी बड़े। और जरूरी नहीं कि ये शायरी पे बात कर रहे तो शेर भी, इनके जो सेंस ऑफ ह्यूमर होते थे, जो एक दूसरे से मजाक होती थी, वही इतनी दिलचस्प होती कि आदमी उसमें ही यदि आप बुरा ना माने तो आप जरूर मुझे एक हाथ सुनाए यदि उनका ऐसा कोई मजाक हो या फिर उनके कोई शेर हो या उनके मुतालिक कोई याद हो आपकी, तो बताइए। एकदम इंस्टेंट तो मुझे याद बहुत सारे किस्से हैं। एक बार हम लोग औरंगाबाद में थे। औरंगाबाद में मुशायरा था, ऑल इंडिया रेडियो का ही मुशायरा था वो। और उस मुशायरे के बाद बशर नवाज साहब, जिनका अभी इंतकाल हुआ, बाजार फिल्म में उन्होंने भी गीत लिखा, उनके घर पे एक छोटी सी नशिश थी। तो मैं भी फादर के साथ गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे बशर नवाज साहब थे, मुमताज राशिद साहब थे, निदा फाजली साहब थे और वालिद साहब भी थे। तो नशिश में सब शायरों ने अपने अपने कलाम सुना दिए। उसके बाद निदा साहब ने कहा कि बोले बस अब 2 ही लोग बचे हैं, बोले एक हकीर और एक फकीर। एक बचे थे बशर नवाज साहब और एक बचे थे निदा साहब। तो डैडी ने बशर नवाज साहब की तरफ इशारा किया, बोले फकीर को पहले सुन लेते, हकीर को बाद में सुनेंगे। अरे वाह। इस तरह के बहुत सारे उनके किस्से होते रहते थे आपस में। निदा साहब के खत मेरे पास आज भी है। वो कहते थे यार मैं तुम्हारे हर खत का जवाब देता हूँ, तुम मेरे एक खत का भी जवाब नहीं देते। नहीं होता है। और आपने इतने शायरों को सुना है, उनके बहुत सारे कलाम सुने हैं, पर बहुत हम मुतासिर होते हैं ना किसी से। जी, या फिर किसी का कलाम बड़ा अच्छा लगता है, दिल को छू जाता है। तो ऐसा कोई याद आता है आपको? हाँ, मैं अपनी यानी अदबी दुनिया में या लिटरेचर दुनिया में बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं निदा फाजली से, परवीन शाकिर, अहमद फराज, मेरे फादर शाहिद कबीर
और गुलजार साहब, इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। निदा साहब से तो मैं इसलिए हूँ कि सूफीज़म मुझे ही बहुत पसंद है, सूफियाना कलाम। और अभी जो तर्ज शायरी चल रहा है निदा साहब का, उसके अंदर सूफीज़म बहुत ज़्यादा है। कबीर बहुत आ रहे हैं उनके इसमें। कबीर का एक शेर याद आ गया मुझे कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे जग में या आजाद, हमन दुनिया से यारी क्या। जी। तो निदा साहब उस बात को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या, जी। वो हर हाल में जरदार, उसे गोटा किनारी क्या। क्या बात है, क्या बात है। तो ये चीजें मुझे बहुत मुतासिर करती है। इसी गजल का एक और शेर है निदा साहब का कि वो किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो टोपी और दाढ़ी में मिले वो दीनदारी क्या। क्या बहुत बढ़िया। आजकल बहुत हाँ, इस तो तरह का बहुत पढ़ते यही जो अल्फाज आ रहे हैं शायरी में, यही नई सोच है जी। और ये बहुत आगे तक जाएंगे। जी, आपने बहुत अभी बात की गुलजार साहब की, और इसी महीने में उनका जन्मदिन भी जन्मदिन, है। हाँ, जी, जी। तो यदि आप उनके भी बारे में थोड़ा कहें और बाकी शायरों के बारे में थोड़ा थोड़ा, उनके जो अल्फाज आपको अच्छे लगते हैं, थोड़ा हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो अच्छे लगेंगे। गुलजार साहब की आजाद नज़म तो बहुत ही जबरदस्त लिखते हैं, बहुत ही प्यारे लिखते हैं। यार जुल्हा उनकी नज़म बहुत खूबसूरत है। लेकिन उनकी गजलों की बात करें तो मुझे वो शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, ये अच्छा। मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी जी इनकी जी। गजल। तो हम उनका कोई गाना सुना थे हमारे श्रोताओं को बिल्कुल, चलते बिल्कुल, चलते? बिल्कुल, बताइए बिल्कुल। कौन सा गाना सुनाए हम? आप शाम से आंख में नमी सी। हाँ बिल्कुल, ये गाना हम सुनवा देते हैं हमारे जी, श्रोताओं को। शाम से आँख में नमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है। दफन कर दो हमें कि सांस मिले, दफन कर दो हमें कि सांस मिले, नब्ज कुछ देर से थमी सी है, नब्ज कुछ देर से थमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है, इसकी आदत भी आदमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है।
कोई रिश्ता नहीं रहा फिर भी कोई रिश्ता नहीं रहा फिर भी एक तस्लीम लाज़मी सी है, एक तस्लीम लाज़मी सी है। शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। और आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए, आपके जैसे शायरी को पसंद करने वाले बहुत सारे हमारे श्रोता होंगे जो सुन रहे होंगे, तो एज अ करियर शायरी को अपनाया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये चीज मैं आपको बता दूं कि एज अ करियर शायरी को, जैसे आपने कहा कि ये अभी आपका प्रोफेशन है कि शौक हाँ, है, ये मैं ये जानना भी चाह ये रही थी। इससे हाँ, कनेक्टेड है कि आपकी रोजी रोटी होनी हाँ, चाहिए फिर। मैं बताता हूँ कि मैं जैसे जिस तरह शायरी से इंस्पायर्ड हूँ अपने फादर की, वैसी उनकी लाइफ से भी इंस्पायर्ड हूँ, सिर्फ शायरी से नहीं। वो एगमार्क में थे, अच्छा, एगमार्क से रिटायर हुए, और यानी उनकी दाल रोटी का जो था एक जरिया था, समझ में आया। और उसके बाद उनको इतना फेम मिला कि वो इंडिया पाकिस्तान में जाके मुशायरे पढ़े, जगजीत जी ने, लता जी ने उनकी गजलों को गाया, राहत फतेह अली खान ने गाया, XYZ। लेकिन वो जो एक सर्विस थी, वो अपने आप में एक यानी मुतमईन थे कि भैया ये तो मेरी इनकम जो है ये फिक्स है, चलती बाकी रहेगी, हाँ। क्योंकि ये जो फील्ड है इसमें आपको कब फेम मिलेगा और कब वो फेम से आपको पैसा आएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अगर बिल्कुल सही है। आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेरे लोगों से कहोगे, आप सिर्फ ये शायरी की बदौलत जिंदा नहीं रह सकते। लाखों करोड़ों शायर है, अभी लोग जितना लिख रहे हैं उससे 10 गुना अच्छे लिखने वाले पसे मंजर बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बैठे तो एक चीज आपके पास अर्निंग चीज होना चाहिए, जिस तरह मैं आज जॉब में हूँ, जी। इस तरह से एक चीज होना चाहिए, उसके बाद हम इसको लेके चलेंगे। चलते चलते ये भी चलते। पूछ लें कि फिलहाल आप कहाँ पर कार्यरत हैं? मैं एक तो 2 जगह मेरी जॉब है, एक डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू कैंपस में मैं जी, लेक्चर जी, लेता हूँ उर्दू का, और दूसरा विदर्भा सेरेमिक प्राइवेट लिमिटेड है, वहाँ पे मैं एज ए परचेज ऑफिसर की पोस्ट संभालता हूँ। चलिए, तो दो चीजें हैं, आप तो धड़ल्ले से शायरी कर सकते हैं। जी, अब ये जो आपने बात बताई कि 2 जगह करके, और उसके साथ साथ उर्दू भी आप पढ़ा रहे जी, हैं, तो ये उर्दू, पर्शियन, फारसी, ये जो लैंग्वेजेस हैं जो बहुत कम, यानी फारसी तो बहुत ही कम हो हाँ, गई कम ही है, हो गई। जिसे आगे बढ़ने के लिए बहुत ही पाली, हाँ। आगे बढ़ने के लिए बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जी। वैसे उर्दू भी है, उर्दू जबान पढ़ने वाले कुछ चुनिंदा लोग हैं, तो कहाँ पाते हैं आप इस भाषा को? है तो बड़ी जबान, बड़ी मीठी, बड़ी देखिए, प्यारी। जबान बड़ी मीठी है, जो भी सुनता है वो अट्रैक्ट हो जाता है, बिल्कुल। और वो चाहता है कि मैं भी सीखूं। कितने लोग हैं, दिल से प्यार करता है। दिल से प्यार करता है। हाँ। और किसी जमाना था कि पंजाब में हर घर में उर्दू का पेपर आता था, अब वो नहीं है। पंजाबी लोग बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, उर्दू लिखते भी हैं, लिखते भी पुराने है, सारे, हाँ। शायरी भी करते हैं, लेकिन मायूस हम नहीं है कि ये उर्दू मिट जाएगी। ये जो हम लिपि ले रहे हैं, जैसे हम उसको अरबी रस्मुल खत में लिख रहे हैं, या फिर आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पे रोमन में लिख रहे हैं, है बुनियादी तौर पे वो उर्दू ही। जी। इवन देवनागरी में भी लिख रहे हैं। हाँ, शेर भी हम जी। अंग्रेजी में लिख देते पहले फिल्मों को उर्दू सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब हिंदी सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन जो मकाले, जो राइटर है, वो बुनियादी तौर पे कहीं ना कहीं उर्दू से जुड़े हुए हैं। तो उर्दू अपना काम कर रही है, उर्दू अपना काम करते रहेंगी। लिपि बदलने से जबान नहीं बदलती, जबान तो ग्रामर है।
जी। जबान को लिपि से नहीं लेते, क्योंकि पंजाबी 3 जबानों में लिखी जाती है, गुरमुखी में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है, उर्दू में भी लिखी जाती है। तो लिखने से हम इसको जबान को खारिज नहीं कर सकते कि ये उर्दू नहीं है। हाँ। हम रोमन में भी लिखे तो वो उर्दू रहेंगी, और उर्दू को बहुत वास्ट कैनवास है और लोग इस पे काम कर रहे हैं और लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे इसका भविष्य उज्जवल है। आप जब पढ़ाते हैं बच्चों को, जी, जी। जो पढ़ते हैं आपके साथ, तो उनको देख के, उनसे इंटरेक्ट करके आपको क्या लगता है? इसमें तो मैं जो क्यूरिकुलम है और जो स्कूल की सिलेबस है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, और मैं इस तरह का टीचर भी नहीं हूं कि मैं उनको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊं और वो याद करके आप एग्जाम पास कर लो। जी जी। मैं उर्दू का शायर हूं। मेरे फादर की मैंने 3 किताबें छापी, लेकिन मैं वो उर्दू लैंग्वेज के साथ साथ देवनागरी में भी छापी, ताकि जो लोग उर्दू नहीं जानते और उर्दू जानना चाहते हैं वो उसको पढ़े, नीचे उसकी मीनिंग्स वगैरह भी दिया है मैंने। जी, जी, और मेरी क्लास में मोस्ट वेलकम है, क्योंकि कैंपस में जो क्राइटेरिया है वो एनी ग्रेजुएट है। ऐसा नहीं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट उर्दू से करना चाहे तो उर्दू ही ग्रेजुएट नहीं है। नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि अभी आईटी जगत है, हाँ। चारों तरफ बिल्कुल कंप्यूटर और ये और वो, और उसमें साहित्य की तरफ जाने वाले साहित्य की बच्चे तरफ जाने वाले बच्चे बहुत कम है, और इसमें कहने में कोई झिझक भी नहीं है कि उनको प्रोफेशनल लाइन से जोड़ना भी थोड़ा सी मुश्किल होगा। मुश्किल होती। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी है, लोग शौकीन है और लोग कर रहे हैं और आगे और ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का जाती मानना है कि जिसने साहित्य नहीं पढ़ा वो मेरे ख्याल से जीवन को नहीं, इसको तो मैं बिल्कुल 100% मुहर लगा दूं। चलो ऑथेंटिकेशन हो गया कि वो उसके बिल्कुल, जीवन बिल्कुल। को समझने में बिल्कुल, थोड़ी सी अरे वो मुश्किल जज्बात कहाँ समझेंगे, भावनाएं कहाँ कहाँ से समझेंगे? आएगी? हाँ, फिर आप हमारे कितना भी आईटी पढ़ ले और साइंस पढ़ ले, हमारे हाँ, घर कुटुंब का कुछ ये भी नहीं आना समझ मुश्किल सकते। है। जी जी, बिल्कुल सही। दोस्तों, इतनी बेहतरीन बातचीत शुरू है, पर आज हम यहीं पर रुकते हैं और समीर कबीर साहब से और बात करेंगे हम अगले सोमवार। तब तक के लिए कीजिए इंतजार। और हमारे इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुभाष इंजेवार के साथ यहीं आज आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।